नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। कोई कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया में हर काम फायदे के लिए ही किया जाता है और ये बिजनेस भी फायदे के लिए ही किया जाता है। हम ना टैक्स भरते हैं ना हिसाब रखते हैं, क्योंकि यहाँ काम कागजी से नहीं बल्कि पैसों से चलता है। यहाँ कोई जब चाहे भर्ती हो सकता है, लेकिन इस्तीफा नहीं दे सकता, और जो हमारे उसूल तोड़ता है हम उसे तोड़ देते हैं। यहाँ चाहे दोस्ती हो, इज्जत हो या वफादारी, हर चीज के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, फायदा। और फायदा तो हो ही जाएगा, ऐसे वैसे या जैसे। कंपनी फिल्म का ये डायलॉग, ये सिर्फ महज डायलॉग नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड में काम करने के तरीके को बताता है। और इसी सच्चाई को अपनी जिंदगी की सच्चाई बनाने के लिए आजमगढ़ के एक लड़के ने मुंबई में कदम रखा और उसने मैकेनिक से लेकर टैक्सी चलाने तक का काम किया और धीरे धीरे उसने अंडरवर्ल्ड में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त को गन पहुंचाने वाले, गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रचने वाले, मुंबई बम धमाकों के दोषी करार दिए जाने वाले शख्स की, जिसका नाम है अबू सलेम। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक जमाने में दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड ही बॉलीवुड को चलाता था और जिसे भी बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना होता था, उनकी पहली प्राथमिकता अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थी। पर्दे के पीछे से जिसका भी संपर्क अंडरवर्ल्ड से होता था, उसके पास काम की कमी नहीं होती थी। ये वो जमाना था जब अंडरवर्ल्ड ही तय करता था कि कौन किस फिल्म में काम करेगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर डी कंपनी का कब्जा था। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के लिए कई हसीनाएं अंडरवर्ल्ड के कई डॉन की महबूबा बनी। इनमें से कई की आशिकी के चर्चे तो आज भी होते रहते हैं। इन हसीनाओं में मंदाकिनी, नगमा, ममता कुलकर्णी, मोनिका बेदी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता आयूब समेत कई एक्ट्रेस हैं, जिनका कनेक्शन सीधे अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, ये वो दुनिया है जहां कई नाम ऐसे आए जिन्होंने जुर्म को एक नई परिभाषा दे दी, जो अंधेरी गलियों से निकलकर दुनिया भर की नजरों में आ गए। इनके कारनामों ने जनता को ही नहीं बल्कि पुलिस, नेता और अभिनेताओं समेत सबकी नाक में दम कर दिया। और इन्हीं में से एक नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का। कहते हैं कि आज भी अबू सलेम के नाम से बॉलीवुड कांप जाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का जन्म साल 1960 में यूपी के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नाम के गांव में हुआ था। हालांकि उसके जन्म की तारीख को लेकर सीबीआई और पुलिस के बीच काफी मतभेद हैं, क्योंकि दोनों ही जन्म की अलग अलग तारीख होने का दावा करते हैं। अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी है। अबू सलेम के पिता एक जाने माने वकील थे, लेकिन एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया और इस दौरान अबू सलेम का परिवार पूरी तरह टूट गया। अबू 4 भाइयों में दूसरे नंबर का भाई है। पिता की मौत के बाद अबू का परिवार जब आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो अबू सलेम ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने आजमगढ़ में एक मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वो दिल्ली आ गया। यहाँ उसने मैकेनिक के काम के बाद टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वो परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा था।
यानी उतने में परिवार का नियोजन मुश्किल था। तो उसने मुंबई जाने का फैसला किया, जहां जाकर वो टैक्सी चलाने लगा। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मुंबई में कुछ महीनों के बाद अबू सलेम की मुलाकात होती है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से। पहले मामला दुआ सलाम तक रहा, लेकिन जल्द ही उसने डी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ चचेरे भाई अख्तर को भी शामिल कर लिया, और यही था अबू सलेम का जुर्म की दुनिया में पहला कदम। धीरे धीरे उसकी एंट्री दुबई के अंदर हुई। वहां से एक कैरियर के रूप में केवल वहां से माल लाना और डेस्टिनेशन पर पहुंचाने था, उसकी एक कमाई का एक जरिया बन गया। तो धीरे धीरे वो सोने की स्मगलिंग में आ गया। हालांकि शुरुआती दौर में उसका लेवल बहुत छोटा था। धीरे धीरे उसकी मुलाकात दुबई के अंदर अनीस, जो दाऊद का भाई था, उससे हुई। होटल में जब उसकी मुलाकात हुई तो अनीस से उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे भी दाऊद भाई के साथ काम करना है, क्योंकि दाऊद उस टाइम तक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। तो धीरे धीरे अनीस के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ी और अनीस ने उसको छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींचने वाले टैक्सी ड्राइवर सलेम ने गुजारी के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रॉपर्टी डीलर की फील्ड में भी ट्राई किया, लेकिन शायद उसकी काली किस्मत में लिखी थी क्राइम की काली दुनिया। तो जल्द ही मुंबईया अंडरवर्ल्ड के लोगों के संपर्क में वो आया, और फिर मानो डी कंपनी को सलेम के तौर पर एक ऐसा ब्रोकर मिल गया जो क्राइम के खेल में डील कर सके। ऐसे में देखते देखते सलेम दाऊद इब्राहिम का करीबी हो गया, इतना कि दुनिया उस दौर में उसे दाऊद का दायां हाथ मानती थी। धंधा है पर गंदा है ये, दाऊद से सलेम का याराना। 1989 में सलेम की मुलाकात दाऊद से हुई। दाऊद के लिए सलेम जमीन का धंधा देखने लगा। सलेम दाऊद के छोटे भाई अनीस की सोहबत में आया। डी कंपनी के लिए हथियारों की डिलीवरी करने लगा। दाऊद मेहरबान तो सलेम पहलवान। फिल्मी सितारे और बड़े कारोबारी सलेम के टारगेट पर थे। डी कंपनी के लिए सलेम बॉलीवुड से वसूली करता था। के आजमगढ़ का वो नौजवान जो घर से निकला तो था पैसा, शोहरत और नाम कमाने, लेकिन पैसे की चाहत और अकूत ताकत पाने के जुनून ने उसे जुर्म का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉन अबू सलेम की। अबू सलेम की होशियारी और दिलेरी के सभी कायल थे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटे भाई अनीस इब्राहिम ने जब अबू सलेम के बारे में सुना तो वो भी उससे प्रभावित हुए बिगर नहीं रह पाया। शायद यही कारण था कि जब अबू सलेम दुबई अनीस इब्राहिम से मिलने पहुंचा तो जिस अनीस इब्राहिम से मिलने के लिए लोग महीनों का इंतजार किया करते हैं, वही अनीस इब्राहिम अबू सलेम से मिलने के लिए फौरन तैयार हो गया। यहाँ तक कि अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को न सिर्फ डी कंपनी में एंट्री करवाई बल्कि फिरौती के धंधे में भी उसे शामिल कर लिया। शुरुआत में तो अबू शांत और छोटे कारिंदे की तरह काम कर रहा था, और फिर तेज दिमाग के चलते अबू ने गैंग में अपनी जगह बड़ी कर ली। और इतना ही नहीं, उसने गैंग में रहकर अपनी अलग पहचान बनाना भी शुरू कर दिया।
इस वक्त तक मुंबई के कई इलाकों में लोग उसे जानने लगे थे और ये देख अबू सलेम पूरी तरह से जुर्म के रंग में रंग गया। अबू सलेम के खिलाफ पहला मामला 1988 में मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और उसे साल 1991 में पुलिस अधिकारी आफताब अहमद खान ने पहली बार गिरफ्तार किया। ये उसकी पहली गिरफ्तारी थी। अबू पर आरोप था कि उसने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों से अवैध उगाही की कोशिश के चलते गोलीबारी की। तो पहली बार पुलिस की क्रिमिनल फाइल में अबू सलेम की तस्वीर आई थी, लेकिन वो दाऊद की गैंग में अपनी खास जगह जब तक बना चुका था। तमाम फिल्म इंडस्ट्री, तमाम बिल्डर्स मुंबई के, दिल्ली के और बड़े बड़े लोगों के साथ में इसने एक्सटॉर्शन, रंगदारी, पैसे लेने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे ये देश विरोधी गतिविधियों के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया। जब 93 के ब्लास्ट हुए तब पहली बार ये सरफेस हुआ कि ये सारा कुछ जितना भी हुआ था ये सारा कुछ इसका रिमोट कंट्रोल से कराया गया, इसके जो गुर्गे थे उनसे कराता था। कहते हैं पैसे और शोहरत का नशा सर चढ़कर बोलता है। कुछ ऐसा ही डॉन अबू सलेम के साथ भी हुआ। डी कंपनी से जुड़ने के बाद अबू सलेम ने मुंबई के बड़े बिल्डर और व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। जो कोई भी अबू सलेम की बात नहीं मानता था, अबू सलेम उस पर फायरिंग करवा देता था। अबू सलेम यह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे करोड़ों की वसूली कहीं से मिल सकती है तो वो एकमात्र बॉलीवुड ही है। इसीलिए उसने शायद ही बॉलीवुड का कोई ऐसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो हीरोइन ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उसने करोड़ों की फिरौती वसूल ना की हो। यही कारण है कि साल 1991 में मुंबई के लोखंडवाला के एक बड़े बिल्डर पर वसूली के इरादे से अबू सलेम ने कई राउंड फायरिंग करवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1991 में ही मुंबई पुलिस ने अबू सलेम के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। ये वो पहली क्रिमिनल एफआईआर थी जिसके बाद अबू सलेम का नाम मुंबई पुलिस की डायरी में लगातार दर्ज होने लगा। इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए जिसका इल्जाम दाऊद गैंग के सिर पर आ गया। इसलिए दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग ने पहले ही दुबई में पनाह ले ली थी। इन मामलों के बाद अबू सलेम भी वहां पहुंच गया और उसने वहां से दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के लिए काम करना शुरू कर दिया। अबू दुबई में रहकर तस्करी और वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा। साथ ही वो कार का ट्रेडर भी बन गया। अनीस और दाऊद दोनों ही अबू के काम से खुश थे। गैंग में अब उसकी तूती बोलने लगी थी, लेकिन अबू सलेम यहाँ कहाँ रुकने वाला था। अपने काम के दम पर उसने दाऊद का भरोसा जीत लिया और उसके काम से खुश होकर डी कंपनी ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी थी बॉलीवुड और बिल्डर्स से वसूली करने की। और अबू ने भी इस काम को बखूबी निभाया। उसने बॉलीवुड सितारों, निर्माताओं के साथ साथ बिल्डर्स से जमकर वसूली करना शुरू कर दिया। उसका आतंक माया नगरी में इस कदर बढ़ गया कि बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता अबू सलेम उर्फ कैप्टन के नाम से ही कांपने लगा था। अब तक दुबई से ही अबू सलेम बड़ा माफिया बन चुका था। मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में भी मास्टरमाइंड के रूप में अबू सलेम का नाम सामने आया था। इस सीरियल ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई चला गया।
कुछ वक्त बाद अबू सलेम भी दुबई शिफ्ट हो गया और वहां पर अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर वसूली और तस्करी के धंधे को अंजाम देने लगा। अबू सलेम की होशियारी और दिलेरी देखकर दाऊद इब्राहिम अबू सलेम से बहुत खुश हुआ और बहुत जल्द अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी लोगों में शामिल भी हो गया। अबू सलेम से खुश होकर दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी का सबसे बड़ा गोरख धंधा बॉलीवुड से वसूली का काम अबू सलेम को सौंप दिया, जिसके बाद अबू सलेम ने पूरे बॉलीवुड में वसूली का कोहराम मचा दिया। इसी के चलते कहा जाता है कि कोई भी ऐसा बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थी जो अबू सलेम को फिरौती देने से इनकार कर दे। कहा जाता है कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या में भी अबू सलेम का नाम सामने आया था। इसके अलावा सुपरस्टार संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने के मामले में भी अबू सलेम की भूमिका सामने आई थी। यही कारण था कि जब कभी भी अबू सलेम बॉलीवुड में एक फोन करता था तो पूरे बॉलीवुड में भूचाल आ जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका नाम चल निकला था, लेकिन इसी बीच अबू सलेम और दाऊद के भाई अनीस के बीच खटपट हो गई। मामला इतना बढ़ा कि 1998 में अबू सलेम दाऊद गैंग से अलग हो गया और यहां से शुरू हुआ खुला खेल फर्रुखाबादी। अब अबू सलेम अलग से काम करना शुरू कर चुका था। वो अब एक पेशेवर अपराधी बन चुका था। उसने मुंबई समेत कई शहरों में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली की कई वारदातों को अंजाम दिया था। भारत में भी वो वांटेड बन चुका था। मुंबई धमाकों में भी अबू सलेम का नाम दर्ज हुआ था। इसके साथ ही साल 1997 में बॉलीवुड निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में भी अबू सलेम का नाम सामने आया था। अबू सलेम ने साल 1991 में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 17 साल की समीरा जुमानी से शादी की थी। बताया जाता है कि समीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और वो अभी अमेरिका के जॉर्जिया में रहती हैं। जानकारी के मुताबिक समीरा अमेरिका जाने के बाद अबू सलेम से अलग हो गई थी। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से अबू सलेम की शादी की खबरें खूब सुर्खियां बटोरती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसकी एक बड़ी लालसा थी कि मैं फिल्म बनाऊं और बड़ा भारी हीरो बन जाऊं और बहुत कामयाब हो पाऊं। वो कामयाबी नहीं हो पाई, परंतु फिल्म की इसकी जो ललक थी, फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की जो ललक थी, एक तो वहाँ पर चार्म था, पैसा था, जैसे मैंने मोनिका बेदी का आपको बताया, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप रही बहुत लंबे टाइम तक, बातें समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर आती रहीं। तो ये जो लालच था उसके अंदर के फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाऊँ, एक तो पैसा था, शोहरत थी, बहुत नाम था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शोहरत हम लोग और आप लोग देते हैं, मीडिया लोग देते हैं। अब मीडिया की अपनी मजबूरी होती है कि इस तरह के लोगों के बारे में बात करना, तो वो उस तरह की शोहरत फिल्म इंडस्ट्री में घुसकर जल्दी ऑब्टेन की जा सकती, जल्दी प्राप्त की जा सकती थी। तो इसको पता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में और राजनेताओं और पुलिस ऑफिसर्स के साथ रहूँगा और तो मेरी चर्चाएँ ज़्यादा होंगी, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और हर एक आदमी, चाहे वो बदनामी के अंदर वो प्रसिद्ध हो रहा, वो चाहता है कि मेरे को लोग डॉन के रूप में जाने। महंगी पड़ी मोहब्बत। सितंबर 2002 में अबू सलेम और मोनिका बेदी पुर्तगाल में अरेस्ट। फर्जी दस्तावेजों से पुर्तगाल आने के जुर्म में कई साल की सजा। 2006 में भारत की अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी पाया। भारत में मोस्ट वांटेड बन जाने के बाद अबू सलेम देश छोड़कर भाग गया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इंटरपोल लगातार उसकी तलाश कर रही थी। फिर 18 सितंबर 2002 को इंटरपोल ने अबू सलेम को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी सैटेलाइट फोन से मिली लोकेशन के जरिए हो पाई थी। उसके बाद फरवरी 2004 में पुर्तगाल की एक अदालत ने उसे भारत भेजने का आदेश दिया।
हालांकि ये भी कहा जाता है कि डी कंपनी के छोटा शकील ने ही पुर्तगाल में अबू सलेम के होने की सूचना पुलिस को दी थी। भारत आने के बाद मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अबू सलेम की भूमिका के लिए मार्च 2006 में विशेष टाडा अदालत ने उसके और उसके सहयोगी रियाज सिद्दीकी के खिलाफ 8 आरोप पत्र दायर किए थे। उस पर हथियार बांटने का आरोप भी लगाया गया था। अबू सलेम का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। उसके नाम का डंका भारत में चारों ओर बजने लगा था। बहुत कम समय में ही अबू सलेम ने क्राइम की दुनिया की पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। शायद इसी के चलते ही एक दिन अबू सलेम की दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से किसी बात को लेकर खटपट हो गई, जिसके बाद अबू सलेम ने डी कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन डी कंपनी को छोड़ने के बावजूद अबू सलेम का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि उसके धंधे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े दुश्मन। अबू सलेम का नाम जितना बड़ा था उसके दुश्मनों की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी थी। कहा जाता है कि जब एजेंसीज ने अबू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत डिपोर्ट किया था तो उस मामले में भी दाऊद इब्राहिम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लोग कहते हैं कि अबू सलेम की पुर्तगाल में होने की टिप दाऊद इब्राहिम ने ही एजेंसीज को दी थी, जिसके बाद उसी टिप के आधार पर एजेंसीज ने अबू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत डिपोर्ट किया था। तभी से अबू सलेम को कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम अरबों की संपत्ति का मालिक है। भारत सरकार ने उसको ट्रैक किया तो लिस्बन पुर्तगाल के अंदर उसकी प्रेजेंस पाई गई। चूँकि हमारी प्रत्यार्पण संधि उनके साथ थी, उसी में एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोसीडिंग थी, उसके एक्स्ट्राडिशन के प्रोसीडिंग के तहत उसको हिंदुस्तान लाया गया। हालांकि सबूत नहीं थे, चैलेंज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बियॉन्ड डाउट अबू सलेम के खिलाफ सबूत साबित करने थे। परंतु लोग डरते थे कि इसके खिलाफ गवाही दी गई तो कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उनके परिवार के साथ में लोगों को मरवाया जा सकता है, और करवाया भी गया। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी पत्रकार को भी इसकी वजह से 9 महीने लगभग जेल में रहना पड़ा। किसी पत्रकार का मर्डर हुआ, उनका नाम आया, अबू सलेम का भी नाम आया, और बहुत सारे ऐसे केस थे जिन तक पुलिस आज तक भी नहीं पहुंच पाई है, वो रहस्य बनकर रह गए हैं। मुंबई की जेल में बंद अबू सलेम एक अरबपति माफिया डॉन अभी भी कहलाता है। सीबीआई और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति 4000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए कैश और संपत्ति दोनों पत्नियों समीरा जुमानी और मोनिका बेदी के बीच बराबर बटी हुई है। सीबीआई के मुताबिक उसका सालाना लेन देन करीब 200 करोड़ रुपए का था। गैंगस्टर अबू सलेम ने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर केंद्र ने जवाब दाखिल किया था। केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सरकार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन से बाध्य है कि गैंगस्टर अबू सलेम को दी गई अधिकतम सजा 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। कारावास से कुछ समय बाद निकलने का टाइम आएगा, पर तब तक वो कहते हैं शेर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो चुका होगा। देखते हैं जेल से निकलने के बाद अबू सलेम की दिशा और किस दिशा में वो जाएगा, या वो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। क्या अपने राइवल्स को वो ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा, या उसके राइवल उसको ठिकाने लगा देंगे। क्योंकि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम और ये तीनों एक ऐसी तिगड़ी थे किसी टाइम में क्राइम की दुनिया के अंदर, कि पूरे मुंबई के अंदर काम साम्राज्य था। इनकी मिली भगत पॉलिटिकल पार्टी से थी। अबू सलेम चूंकि सॉफ्ट स्पोकन था, पुलिस वालों से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बनती थी। अब चाहे उनको पैसे देता हो पुलिस वालों को, या उनके साथ पार्टी करता हो, या और कोई उनके रिलेशन नहीं हो, परंतु ये तय था कि अबू सलेम का राजनीति और पुलिस के साथ में बहुत बड़ा मेल जोल था।
छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ये शब्द है मोनिका बेदी के। मोनिका बेदी वो नाम है जो बॉलीवुड से भी जुड़ा और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा, क्योंकि वो बॉलीवुड से ज्यादा अबू सलेम के नाम से जानी जाती है। कई हिट फिल्मों में काम करने के बाद मोनिका बेदी ने जितना नाम कमाया, उससे भी कई ज्यादा बदनामी उसे तब मिली जब उसका नाम मुंबई हमलों के गुनहगार अबू सलेम से जुड़ गया। बॉलीवुड के सुनहरे करियर को छोड़कर वो अबू सलेम की हमसफर बन गई, लेकिन इसका खामियाजा भी मोनिका बेदी को भुगतना पड़ा। मोनिका बेदी ने कई हिट फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन तकदीर ऐसी पलटी कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी। फिलहाल के लिए हिस्ट्री शीटर में बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए इंडिया डेली।